मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पेपर 1 की यूनिट 1 शिक्षण अभिक्षमता, जिसमें हम शिक्षण के स्तरों के बारे में पढ़ रहे थे और जिसकी लास्ट क्लास में मैंने आपको स्मृति स्तर के बारे में बताया था। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर, यानी जिसे हम इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग लेवल भी कहते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरी वीडियोस के लिंक और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इस ग्रुप का ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर। तो देखिए, अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर को जो बनाने वाले थे, यानी कि जिन्होंने ये मॉडल प्रस्तुत किया था, उनका नाम था मॉरिसन। तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या था या इसके अंदर क्या क्या चीजें थी। तो देखिए, इस प्रतिमान के अंदर तथ्यों को न केवल याद रखना बल्कि उन्हें समझना भी आता है। तो देखिए, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर चीजों को सिर्फ याद रखना नहीं बल्कि उन्हें समझना भी आना चाहिए। यानी कि जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इसके अंदर चीजों को समझाया जाता है, अंडरस्टैंड करवाया जाता है। जब हम स्मृति स्तर पर जब टीचिंग करते थे तो उस लेवल पे क्या होता था, उस लेवल पे चीजों को सिर्फ रटवाया जाता था, तथ्यों को सिर्फ याद कराया जाता था, केवल याद रखने पर जोर दिया जाता था। लेकिन जो ये लेवल है, यहाँ पर चीजों को याद करने पर नहीं बल्कि उनके समझने पर जोर दिया जाता है। ओके, तो देखिए जैसे क्या होता था स्मृति स्तर के अंदर, हम सबसे पहले जब हम टीचिंग करते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जब हम छोटे छोटे बच्चों को टीचिंग करवाते हैं तो उन्हें सबसे पहले से हम अपनी वर्णमाला के अनुसार अ से अनार वगैरह सिखाते हैं। तो वहां पर उन्हें हम अ से अनार, क से कबूतर, ऐसे एक एक एग्जाम्पल देकर के उन्हें हम लर्न करवाते हैं कि अब आपको वर्णमाला लर्न हो जाए। ठीक है, बट उसके बाद क्या होता है, जब वो बड़ी क्लासेस में आते हैं, उससे नेक्स्ट स्टेप जब वो नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो वहां पर उन्हें हम चीजों को समझाते हैं कि जो अ से होता है वो सिर्फ अनार नहीं होता बल्कि अ से अदरक, अ से अचकन, ऐसे और बहुत सी चीजें होती हैं। ये वर्ड, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो उनको हम इस लेवल पर आकर ये चीजें समझाते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है कि वहां पर स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से समझाया जाए कि आखिर इसका मीनिंग क्या है, ये ऐसा क्यों है। ठीक है, तो देखिए, बोध स्तर पर शिक्षण के लिए आवश्यक है कि इससे पूर्व स्मृति स्तर पर शिक्षण हो चुका हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम टीचिंग करते हैं इस लेवल पे आके, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि स्मृति स्तर पर टीचिंग हो चुकी हो वहां पे। ठीक है ना, अगर हम डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जाकर टीचिंग करेंगे तो स्टूडेंट्स को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उससे पहले क्या चीजें जरूरी है कि हमने कुछ चीजें उन्हें याद होनी चाहिए, पहले से उनको हम रटवा चुके हैं जो चीज स्मृति स्तर पर जो हम टीचिंग कर चुके हैं, उसके बाद हम उनको जब अंडरस्टैंड करवाएंगे चीजों को तो वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि स्मृति स्तर पर टीचिंग हो चुकी हो। ओके, उसके बाद देखिए, यह शिक्षक और शिष्य दोनों के लिए तथ्यों को आत्मसात करने हेतु सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। तो देखिए, शिक्षक और शिष्य तो दोनों ही यहाँ पर, दोनों का रोल होता है। तो दोनों के लिए तथ्यों को आत्मसात करना मतलब कि चीजों को ग्रहण कर लेना, मतलब कोई भी चीजों में जो सिखाई गई है उसको पूरा अच्छी तरीके से समझ लेना, पूरा ग्रहण कर लेना, तो वो क्या कहलाता है, आत्मसात करना कहलाता है। जैसे देखिए, इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कोई आउट ऑफ इंडिया का कोई पर्सन है, ठीक है, और वो इंडिया के अंदर आकर के इंडिया के कल्चर को अपना लेता है, इंडियन कल्चर को, वहां के ड्रेसअप को, वहां के जो भी खाने पीने की चीजें हैं या बोलने का तरीका है, सब चीजों को उसने अपने अंदर ग्रहण कर लिया, उसको पूरा अच्छी तरीके से सीख लिया है कि कैसे होता है। तो उसे क्या कहते हैं कि उसने अपने इंडियन कल्चर को आत्मसात कर लिया है। ठीक है, तो ये होता है आत्मसात करना। तो देखिए, जो मॉरिसन थे उन्होंने इसका एक मॉडल दिया था। तो अब हम मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि मॉडल क्या है वो। तो देखिए, मॉडल में सबसे पहले इन्होंने इस लेवल का उद्देश्य बताया हुआ है। तो देखिए, उद्देश्य क्या है इसका, प्रत्यय का स्वामित्व प्राप्त करना, यानी कि मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, कोई भी जो कॉन्सेप्ट कराया जा रहा है या कोई भी टॉपिक है, मतलब कुछ भी ऐसा चीज है जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो उसको क्या करना, उसका स्वामित्व प्राप्त करना, मतलब उसको अच्छी तरीके से सीख लेना। ठीक है, तो देखिए, इसको मैं और आपको डिटेल में बताती हूँ थोड़ा सा। देखिए, प्रत्यय का स्वामित्व कैसे प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है तथ्यों के बीच संबंध ज्ञात करना।
तो देखिए इस लेवल पर जो टीचिंग की जाती है तो उसके अंदर क्या सिखाया जाता है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो इस काबिल बन जाए कि वो जो भी उन्हें फैक्ट्स बताए गए हैं, जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन दी गई है, उनके बीच में रिलेशन निकालना सीख जाए। जैसे कि हम जब छोटे होते हैं तो हमें बताया जाता है कि मछली जो है वो पानी में तैरती है, वो पानी में सांस ले सकती है ना। तो उन्हें हमें ये चीज याद करवाई जाती है। बट जब हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि आखिर इनके बीच में क्या रिलेशन है कि वो ऐसा कर सकती है, वो पानी में सांस कैसे ले सकती है। तो हमें उस चीज के बारे में समझाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तथ्यों को विस्तृत रूप में समझना, यानी कि अब जो हमारे फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्क्राइब करके यहाँ पर स्टूडेंट्स को बताते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, हम जब स्टूडेंट्स होते हैं, छोटे होते हैं, तो उन्हें हम सिखाते हैं, जब हम काउंटिंग सिखाते हैं तो हम उन्हें ऐसे बताते हैं, वंस टेंस, इस तरीके से हम उनको काउंटिंग लिखना सिखाते हैं कि वंस के अंदर 1 2 3। उसके बाद नेक्स्ट जब हम जाते हैं 11 12 13 तो उनको हम ये वंस टेंस ये सब चीजें बताते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये चीजें याद करवाई कि ये वंस है, ये टेंस है। स्मृति स्तर पर सिर्फ इतना होता है, लेकिन जब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पे हम उनको डिस्क्राइब करके बताते हैं कि आखिर ये वंस क्यों है और ये टेंस क्यों है। क्योंकि ये ओनली 1 है, 1 और 1 प्लस 1, 1 1 ये 2 है, इसलिए ये 2 है। ठीक है, और ये ओनली 1 है तो ये वंस कहलाता है। लेकिन ये टेंस क्यों कहलाता है, क्योंकि ये 10 प्लस 1 है, ये 10 से अबव है, तो इसलिए ये टेंस है हमारा। तो हम उनको ये सब चीजें बताते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम तथ्यों को काफी विस्तृत रूप में समझाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तथ्यों के बीच समानता और असमानता को समझना, यानी कि इस लेवल पर आकर स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाते हैं कि जितने भी हम उनके फैक्ट्स बताते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उनके बीच में वो जो भी सिमिलैरिटी है और डिससिमिलैरिटीज हैं उनके आधार पर उनको बांट सके कि ये चीज इसके सिमिलर है, ये इसके अंदर ये अंतर है, तो ये चीज सेम नहीं है। जैसे हम ऑड वन आउट सिखाते हैं क्लास में, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर मान लीजिए कि हम एनिमल्स के नाम लिख देते हैं, बर्ड्स के नाम लिख देते हैं, तो वहां पर स्टूडेंट्स को पता चल जाता है इजीली कि ये एनिमल्स है, ये हमारे बर्ड्स है, तो उनकी वो अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सामान्यीकरण करना। सामान्यीकरण करना यानी कि जो भी चीजें हमें क्लास के अंदर सिखाई गई हैं, तो वहां पर अगर कोई दूसरी जगह पर हम उस चीज को देखते हैं तो चीजों को पता चल जाना कि ये चीज हमने क्लास में सीखी थी तो ये वही है। जैसे हम एग्जांपल में बताऊं आपको कि हमें क्लास में सिखाया जाता है कि एरो बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एरो है, ओके, ये आपका एरो है एंड ये डाउन का एरो है। तो जब हम कंप्यूटर सीखने जाते हैं तो वहां पर हमारे कीबोर्ड्स के ऊपर जब ये एरो कीज बनी होती हैं तो वहां पर स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये आपका की है और ये डाउन का की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीजों को जनरलाइज किया, कि उन्होंने क्लास में ये सीखा था कि ये जो एरो है वो अप का है और ये डाउन का है, तो वहां पर एरो कीज के थ्रू उन्हें पता चल जाता है, वो जनरलाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए तथ्यों तथा नियमों को वास्तविक जीवन में उपयोग करना, यानी कि जो भी उन्होंने क्लास के अंदर सीखा है उसको अपने जीवन में उपयोग करना। जैसे एरोज की बात ही अलग अगर हम दोबारा लेते हैं तो अगर एरोज हम कहीं पे जाते हैं तो वहां पर हम रोड पर जब हम एरोज बने देखते हैं, जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो इस तरीके का एरो बना होता है कि कोई जगह का नाम लिखा होता है कि 36 किलोमीटर आगे है। ठीक है, या फिर आपको यहाँ से यू टर्न लेना है वहां जाने के लिए। तो जो एरोज होते हैं तो हमने क्या करा, ये हमने अपनी क्लास के अंदर सीखा था एरोज के बारे में कि ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं। ठीक है, तो हम उनको अपने वास्तविक जीवन में भी उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हम जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है हम उसके मास्टर बन जाते हैं। ओके, उसके बाद देखिए इस मॉडल की संरचना कैसी होती है, यानी कि जो एक टीचर है वो कौन कौन से स्टेप से होकर गुजरता है यहाँ पर। तो देखिए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था में निम्नांकित 5 सोपान होते हैं। पहला होता है अन्वेषण, यानी कि जिसे हम एक्सप्लोरेशन भी कहते हैं। तो देखिए एक्सप्लोरेशन क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर टीचर क्या करता है, टीचर जब कोई भी कॉन्सेप्ट लेकर क्लास के अंदर आता है तो वहां पर उसे क्या करना होता है, वहां पर उसको प्रेजेंट करने से पहले वो ये देखता है कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके बारे में कितना जानते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले स्मृति स्तर पर टीचिंग हो चुकी है, यानी कि हम चीजों को याद करवा चुके हैं वहां पर। तो इसलिए टीचर क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पर क्लास के अंदर आकर वो देखेगा कि स्टूडेंट्स जो है वो इसके बारे में क्या क्या चीजें जानते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, क्या नॉलेज है उनको इस टॉपिक के बारे में। तो इसलिए यहाँ पर चीजों को एक्सप्लोर करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर क्या करता है,
जो टीचर होता है वो अपनी जो टॉपिक है, जो अपना कॉन्सेप्ट है, उनको प्रेजेंट करता है किसी भी तरीके से, चाहे वो एग्जांपल्स के थ्रू प्रेजेंट करे या कोई भी टूल्स की हेल्प से प्रेजेंट करे, मतलब जिस तरीके से भी वो प्रेजेंट करना चाहता है इस टाइप पर वो अपनी चीजों को प्रेजेंट करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है आत्मीकरण यानी कि एसिमिलेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा स्टेप होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो होते हैं, टीचर ने जो भी सिखाया उसको क्या करते हैं, आत्मीकरण करते हैं, यानी कि उसको सीखते हैं, उस चीजों को लर्न करते हैं, समझते हैं जो भी हमारा टीचर ने बताया होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है व्यवस्था यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जैसे पढ़ाने के बाद जब स्टूडेंट्स ने समझ लिया तो हम एक मोटा मोटा लेते हैं, एक आउटलाइन सी बना लेते हैं बोर्ड के ऊपर कि मैंने आज ये पढ़ाया, मतलब दोबारा हम एक तरीके से उनको समझाते हैं कि ये चीज थी, उसके अंदर ये था, हम एक आउटलाइन सी बनाते हैं जब बोर्ड पर, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन या फिर व्यवस्था कहा जाता है। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट अभिव्यक्तिकरण यानी कि रेसिटेशन। तो देखिए इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें पता चलता है कि आज क्लास में क्या क्या सीखा स्टूडेंट्स ने। तो वो क्या होता है, जैसे कि हम मान लीजिए कि पढ़ाने के बाद कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं स्टूडेंट से, ठीक है, कि क्या क्या सीखा, या उन्हें कुछ बता रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से जब हम उनसे ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्या सीखा आज की क्लास में, तो वो क्या आता है, हमारा अभिव्यक्तिकरण के अंदर आता है। ठीक है, तो ये थी इसकी संरचना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सामाजिक व्यवस्था यानी कि इसका सोशल सिस्टम कैसा है। तो देखिए सबसे पहले शिक्षक व्यवहार का नियंत्रक होता है, तो इस लेवल पर जो हमारा शिक्षक होता है वो टोटली कंट्रोल करता है क्लास को, वही व्यवहार का नियंत्रक होता है। तो यहाँ पर शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं, दोनों ही यहाँ पर, दोनों का यहाँ पर सक्रिय रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक शिक्षक सक्रिय नहीं होगा तो वो कुछ सिखा नहीं पाएगा, और अगर छात्र सक्रिय नहीं होंगे यहाँ पर तो वो भी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें कुछ डाउट है तो वो यहाँ पर पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ जब शिक्षक पूछता है उनसे कि क्लास में क्या सिखाया गया, तो उन्हें आंसर करना जरूरी है, वरना शिक्षक को पता नहीं चलेगा। तो इसलिए दोनों का यहाँ पर सक्रिय रहना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद देखिए छात्र अपने विचार प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर स्टूडेंट्स को कोई डाउट होता है, या फिर अगर मान लीजिए कि टॉपिक से रिलेटेड कोई बात चल रही है और उनके मन में कुछ विचार आ रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो वो अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार की प्रेरणा उपयोगी है। तो देखिए बाह्य यानी कि टीचर तो उन्हें प्रेरित करेगा ही करेगा, वो उन्हें बताएगा ही बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। साथ ही साथ आंतरिक प्रेरणा भी उपयोगी है, यानी कि स्टूडेंट्स के अंदर से भी इच्छा होनी चाहिए कि उन्हें भी सीखना है। अगर उनके अंदर से खुद ही इच्छा नहीं होगी तो फिर वो सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स टीचर अगर समझाया जा रहा है, कोई भी टॉपिक है या कोई भी कॉन्सेप्ट है, वो उनको प्रेरित कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर खुद ही अंदर से प्रेरित नहीं है उस चीज को सीखने के लिए, तो वो उनको कभी भी नहीं आ सकती। ओके, तो इसलिए दोनों ही प्रकार की प्रेरणा उपयोगी होती है। उसके बाद देखिए सामाजिक व्यवस्था के प्रथम 2 सोपानों में शिक्षक और अंतिम 3 सोपानों में छात्र शिक्षक दोनों ही अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। तो देखिए अभी हमने इसके स्टेप्स पढ़े थे कि सबसे पहले क्या था, उसके अंदर एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, फिर एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन और रेसिटेशन, है ना। तो पहले के जो सबसे पहले 2 स्टेप्स थे एक्सप्लोरेशन और प्रेजेंटेशन, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर शिक्षक का ही मेन रोल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर शिक्षक देखता है सबसे पहले कि चीजों को स्टूडेंट्स कितना जानते हैं, उसके बाद वो उनको प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का इतना रोल नहीं होता, बट उसके बाद जो अंतिम 3 सोपान होते हैं वहां पर छात्र और शिक्षक दोनों ही अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि उसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो चीजों को सीखते हैं, उसके बाद वो टीचर को बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या सीखा। तो इसलिए लास्ट के 3 स्टेप में दोनों का रोल होता है, और जो फर्स्ट 2 स्टेप्स होते हैं उसके अंदर शिक्षक का ज्यादा रोल होता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा मूल्यांकन प्रणाली। तो देखिए मूल्यांकन प्रणाली के अंदर क्या आता है, इसमें आवश्यकता अनुसार लिखित, मौखिक, निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। प्रत्ययों के स्पष्टीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। तो देखिए इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि कोई भी इसके अंदर
जो हमारी मूल्यांकन प्रणाली है उसका यूज किया जा सकता है, चाहे वो लिखित है या मौखिक है। जैसे कि हमने कोई क्वेश्चन है वो रिटन में ले लिया, या फिर कोई क्वेश्चन है वो हमने मुंह से ही ओरली पूछ लिया, ठीक है, या फिर हम उनको निबंधात्मक तरीके से यानी कि कोई लॉन्ग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, या फिर वस्तुनिष्ठ यानी कि जो एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, तो उस तरीके से भी हम यहाँ पर उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर कि जो चीजें हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब उनको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो स्पष्टीकरण पर ही यहाँ पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है कि यहाँ पर चीजों को अच्छे से समझाया जाए। ओके, तो ये था हमारा अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सके। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या आपके पास कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।